आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से कि भाई ये सनातन विरोध जो है ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है कि भाई इंडिया अलायंस ने तय कर लिया है कि इसको ये बढ़ाते ही जाएंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है राजेश कुमार सिंह जी। हम स्वागत कर रहे हैं राजेश कुमार सिंह जी का। स्वागत है आपका। तो अब ये जो इंडिया अलायंस बना था, आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसने अपना एकमात्र ध्येय बना लिया है कि सनातन को आप गाली दो, सनातन का विरोध करो, और केवल इनको जो है सनातन विरोधियों का वोट चाहिए, बाकी का चाहिए नहीं। आपको लगता है ये कॉन्शियस स्ट्रेटजी है, या कि डीएमके जो है वो कांग्रेस को ब्लैकमेल करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए इस प्रकार के कार्यकलाप कर रही है? नहीं, कोई दबाव डालने के लिए कार्यकलाप नहीं हो रहा है। बड़ी सोची समझी योजना के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और डीएमके को क्या दबाव बनाना है कांग्रेस के ऊपर? तो ये सोची समझी योजना के, और डीएमके का छोड़िए, आप देख लीजिए जो बिहार के नेताओं, जो आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो ये बोल रहे हैं, फिर आप देख लीजिए कर्नाटक में जो बोला जा रहा है। तो बहुत सोची समझी योजना के तहत ये सब किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बृहत्तर जो योजना बनाई हुई है, जो विदेशी तत्वों ने और सारे लोगों ने, उस योजना के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। जैसे कि आप आज बात कर रहे थे राहुल गांधी का जो ब्रसल्स वाला जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, या जो भी उन्होंने अपनी उसमें जो बोला है, तो उसमें भी जो मुद्दे जो उठा रहे हैं, यही मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये एक लार्जर जो प्लान है उसका ये सारा कुछ हिस्सा है, और इस पे बात को सबको समझना होगा। अब प्रश्न यह है कि हिंदू समाज के निचले स्तर तक भी ये बात पहुंच जाए, ये कैसे किया जाए? हम सबके सामने यही सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि समाज के निचले स्तर तक ये बात पहुंच जाए, गांव गांव तक ये बात पहुंच जाए कि इनकी क्या योजना है, इनके क्या दुष्प्रयत्न है, और इनकी क्या क्या दुष्ट कार्य गतिविधियां हैं। तो ये कैसे पहुंचाया जाए जिससे कि हिंदू समाज जो है वो एकजुट होता चला जाए, और उसके ऊपर इन सारे जो प्रचार का और ये सारे जो खेल खेले जा रहे हैं उसका असर नहीं हो। जो कुछ भी वक्तव्य दिए जा रहे हैं, उन वक्तव्यों के बाद बाकी के जो सारे लोग आके बोल रहे हैं वो बिल्कुल, अब कहीं किसी को इसमें कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए। संजय जी, पाले खिंच चुके हैं, सबकी अपनी अपनी रणनीति तैयार है। तो हिंदू समाज और राष्ट्रवादी समूह जो है, वो पसमंदा राष्ट्रवादी हो, वो भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो राष्ट्रवादी समूह है, उनको अब ये सोचना है कि इस परिस्थिति में उन्हें क्या करना है, उसको ये चुनौतियां जो दी जा रही हैं उसको कैसे निपटना है। और उसके लिए जो हमारा जो प्रबुद्ध समुदाय है, जो हमारे जो बुद्धिशाली लोग हैं, बुद्धिजीवी नहीं कहूंगा, बुद्धिशाली लोग हैं, जो हमारे बुद्धिमान लोग हैं, जो हमारे समाज के शीर्ष स्तर पे हैं वो, और जो निचले स्तर पे भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इन सारे लोगों को ये सब समझना पड़ेगा। ये सब कुछ सोची समझी योजना के तहत हो रहा है। भारत को अंडरमाइन करने के लिए किया जा रहा है। उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है जो 1946-47 में थी। जी, तो 1946-47 की परिस्थितियों में अगर उस समय भी जो चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में भी हिंदू पक्ष की ही जीत हुई थी, और भारी जीत हुई थी। देखिए, उस चुनाव में उस समय जीत हुई थी क्योंकि उस समय हिंदू पक्ष को ये पता था, विशेष रूप से जो वोट देने के लिए लोग निकले, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, उस समय हिंदू पक्ष को पता था कि सामने क्या खतरे हैं, और इसीलिए हिंदू पक्ष ने एकजुट होकर वोट दिया। वोट ही नहीं दिया, हिंदू पक्ष ने दबाव बनाया। हमारे देश के राजा रजवाड़ों पे हिंदुओं ने दबाव बनाया कि आप लोग जुड़िए, आप जुड़ जाइए भारत से, तब जाके ये लोग भारत से जुड़े। तो हिंदुओं का वो उस समय का दबाव था, वो जो हिंदू एकता है, और वैसी ही हिंदू एकता बहुत सीमा तक 2014 में भी देखने को मिली थी, वैसी ही हिंदू एकता 2019 में भी देखने को मिली थी, और 2024 में उससे भी बड़ी हिंदू एकता की आवश्यकता है। और ये हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए, और हर तबके के लोगों को समझनी चाहिए ये बात, चाहे वो हमारे कोयरी समाज हो, यादव समाज हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो,
राजभर हो, सारे इन समाज के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, सारी जातियों को समझना चाहिए, जिन्हें दलित कहा जा रहा है उन समाज को भी समझना चाहिए कि अंततोगत्वा इस सारे समाज के ऊपर आक्रमण होंगे। और हम अब और हो रहे हैं, जैसे कि अभी भी जो आपकी राजस्थान की जो परिस्थिति है उसके अंदर जो परेशान किया जा रहा है, जो जिन लड़कियों को भगाया जा रहा है वो अधिकतर दलित लड़कियां ही होती हैं। यहां तक कि तमिलनाडु के अंदर दलितों के ऊपर ही अत्याचार होते हैं। तो ये सारे अत्याचार, ये जो सब कुछ किए जाते हैं, इसके अंदर पूरे समाज को, समाज के हर तबके को ये मान के चलना चाहिए कि एक हो जाना है। और ये बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल 1946-47 वाली परिस्थिति है। देश को बांटने की सारी तैयारी हो चुकी है और कहीं किसी को परहेज नहीं होगा अगर देश कहीं बंट भी जाता है तो। ये लोग तो मन में ये मान के चल रहे हैं कि देश को बांटना है, और केवल हिंदू समाज के दिमाग में ये चीज आती रहती है कि विकास और टमाटर का दाम और पेट्रोल का दाम। और हिंदू समाज के अंदर ये सब बात आती है कि ये नेता क्या बोल रहा है, वो नेता क्या बोल रहा है। वो जो दूसरा समाज है जो इस देश को बांटने पे तुला हुआ है, जो जिहादी वर्ग है, वो ये सब थोड़ी सोचता है। वो तो एक गधे को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जो सबसे निकृष्ट व्यक्ति होगा उसको भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा कमजोर व्यक्ति होगा, ऐसी कमजोर सरकार बनेगी तो फिर उसके अंदर हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, हमारा हमारा हम उसको अपने तरीके से चला सकेंगे। तो ये चीज जो है सबको समझ लेनी चाहिए। और जो तमिलनाडु के अंदर हुआ है वो आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। और मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग, और उस समय तो खैर जनसंघ के लोग और संघ के लोग ही जो कुछ भी वहां रामास्वामी नायकर करता था दक्षिण भारत के अंदर, उसके प्रतिकार में उसका कोई रिस्पांस अगर देते थे उत्तर भारत बाकी के भारत के क्षेत्रों में, तो वो तो संघ और वीएचपी और ये सारे जो उनके अनुषांगिक संगठन थे वही बोलते थे। और उस समय फिर लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण लोग समझ सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है, कैसे चलता रहा है सब कुछ। ऐसे जब विश्वविद्यालय में हम लोग जाते थे तो वहां हम लोग देखते थे कि किस तरह से भागना पड़ा लोगों को, विशेष रूप से बड़े ही ब्रिलियंट दिमाग वाले लोगों को छोड़ के भागना पड़ा तमिलनाडु। वो पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। हमारे यहाँ बलिया तक के कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते थे दक्षिण भारत के विद्यार्थी, क्योंकि वहां उनको एडमिशन नहीं मिलते थे कॉलेजेस वगैरह में। और इतने ब्रिलियंट, एक से एक दिमाग वाले लोग, उन सबको उन सबों ने निकाल बाहर किया था वहां एक आंदोलन चला के। तो ये खेल जो है बहुत पुराना है, और ये बिल्कुल विभाजनकारी तत्व ही है ये, जो इस तरह की बात करके और हर जगह जो है इस तरह के गंदे खेल खेलते हैं, और एक योजना के तहत ये सारे खेल खेले जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि आज की कांग्रेस जो इस योजना में भागीदार हो गई है। हाँ, कांग्रेस तो जो हुआ करती थी पहले वो तो बिल्कुल ही नहीं रही। अब तो वो पूरी तरह से लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट जा रही है, ये तो स्पष्ट दिखता है। और चूंकि उसका नेतृत्व जो है वो इतना प्रभावहीन है, और न केवल प्रभावहीन है, मैं ये कहूँगा कि वो विचारहीन भी है। तो प्रभावहीन व विचारहीन नेतृत्व के होने के कारण कांग्रेस जो है वो अपना जो पूरा का पूरा प्रभाव भी खो चुकी है और अपने विचार भी खो चुकी है। अब देखने की बात ये है कि आप कांग्रेस को देखें, कांग्रेस के लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि थोड़ी बहुत गणित तो आती है ना आपको? क्या हाँ, क्यों नहीं आती है? मैं कहा तो आप ये बताओ मुझको कि 15 बड़ा होता है या 85 बड़ा होता है? अब कुछ लोग समझ जाते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग जो नहीं समझते हैं तो कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहा तुम लोग तो वही कर रहे हो ना कि 15% के लिए सारे लोग तैयार बैठे हैं मिल बैठ के कि भाई ये 15% जो है इसमें सारे के सारे हिस्सेदार हैं, और बाकी जो 85 है वो छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। अब वो उस 85 को 50 बनाने में लगे हुए हैं। 46 तो पिछली बार बना लिया था उन्होंने। तो ये मुझे तो इनकी रणनीति बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। ये हालाँकि ये है कि भई एक जो वर्ग जो है जो 15 वाला, वो जिसको कहते हैं कि वो उनको अपनी तरह से ही नचाना चाहता है और वो नाचने के लिए तैयार है। तो वो 15 वाला वर्ग भी संभवतः ये नहीं समझता कि केवल उनके बल पर सरकार नहीं बन सकती। तो अब ऐसी स्थिति में तो इनका कुछ हो नहीं सकता ना।
नहीं, ये समस्या यह है कि इनकी ये जो 15 वाला जो वर्ग है, जैसा आपने कहा ना कि वो 15 वाला वर्ग ही इनको संचालित कर रहा है। वो उसी 15 वाले वर्ग के भरोसे ही ये हर जगह खड़े हैं। इनका कोई, मैंने जो कहा ना, एक डिरैसिनेटेड क्लास हो गया है। कांग्रेस का कोई जमीनी जुड़ाव अब रह नहीं गया है। विशेष रूप से भारत की जो सांस्कृतिक जमीन है उससे उसका कोई जुड़ाव रह नहीं गया है। तो ये पूरा जो डिरैसिनेटेड क्लास है वो उस 15% के ऊपर डिपेंडेंट है, या कुल मिला के आप देखें तो 20% के ऊपर डिपेंडेंट है, आधारित है। वो उनके साथ इनकी विचारधारा मिलती है। ये हर दृष्टि से इनके अंदर साम्यता हो गई है। तो इसलिए नहीं कहा जाएगा कि उनको मूर्ख बना रहा है वो 15% वाला वर्ग। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वयं तैयार है उसके लिए, उसके साथ शेयर कर रहे हैं उसके विचारों को, क्योंकि वो 15% वाला वर्ग जो है, जो बाहर के जो तत्व, जो बाहर की शक्तियां जो है, जो संचालित कर रही है सब सारी चीजों को, उससे जुड़ी हुई है कांग्रेस इस समय पूरी तरह से। उससे वो हट नहीं सकती। अगर वो हट जाएगी तो जो बाहर के वो तत्व हैं उनसे इनके संपर्क टूट जाएंगे। वो तोड़ना नहीं चाहते उसको। वो बहुत महत्वपूर्ण है। कब और कैसे वो संपर्क बने, ये इसको देखा गया पिछले 2004 के बाद का जो 10 साल का वर्ष रहा है, उसी के अंदर वो संपर्क और बलवती होते चले गए। तो उससे वो बाहर निकल नहीं सकते। जब बार बार जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं तो उससे ये बाहर निकल नहीं सकते। और इनकी सोच भी ऐसी हो गई है। ये जो है बिल्कुल ही रूटेड नहीं है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी धार्मिक संपदा, हमारी आध्यात्मिक संपदा से नहीं जुड़े हुए हैं। पहले का जो कांग्रेस नेतृत्व था उसमें थोड़ा बहुत उसका एक जुड़ाव रहता था। जवाहरलाल नेहरू सब कुछ होने के बाद में वो भी थोड़ा बहुत उनका जुड़ाव रहता था। अगर आप उनके भाषणों को देखें जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था, तो उसमें कम से कम वो रिकॉग्नाइज करते थे इस बात को कि साहब हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है। लेकिन जो आज की जो कांग्रेस है वो ये नहीं इस बात को रिकॉग्नाइज करती, वो करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि वो रिकॉग्नाइज अगर वो करेगी तो फिर ये जो मूल ये है, जो जिहादी तत्व है, इनका सहारा जो है नहीं मिलने वाला है। और ये इनके सहारे हमेशा कांग्रेस रही है। और उनको ये बात इनके दिमाग में बैठ गई है कि ये अगर हमें मिल जाएंगे तो बाकी से हम सब कर लेंगे। और जब ये करते हैं और सफल हो जाते हैं, जैसे कर्नाटक में जिस तरीके से सफल हुए, तो इनको लगता है कि यही सही तौर तरीका है। और दूसरा ये बात ये भी जानते हैं, और हमारे ख्याल से नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, कि 100% हिंदुओं का एक होना असंभव सी बात है। वो तो देखिए कहीं भी नहीं होता। हाँ, माइनॉरिटी हर आप तो किसी भी देश में देख लीजिए, जो माइनॉरिटी होती है वो एक मुश्त वोट दे देती है। माइनॉरिटी ही एक मुश्त वोट देती है, और वो बिल्कुल। हर देश में आप देखेंगे ये। तो ये कोई बहुत अचंभे वाली, और जो लोग विशाल दृष्टि रखते हैं और जो लोग देखते हैं भिन्न-भिन्न देशों के जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उनको देखते हैं, उनको ये पता है कि जो माइनॉरिटी होती है वो उनकी असुरक्षा की भावना को, जो स्वयं आत्मकेंद्रित भी होती है और बाहर से भी भड़काई जाती है, तो उसको लेके उनका एक मुश्त वोट देना संभव होता है। मेजॉरिटी तो सदैव डिवाइडेड रहती है, हर स्थान पर डिवाइडेड रहती है। कभी अपितु मैं ये कहूँगा कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 43% और दूसरी बार 46% वोट एक समाज के आधार पर अर्जित कर लिए। ये आश्चर्य की बात थी। नहीं, उसमें देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रणनीति जब बनाना होता है तो कांग्रेस के लोगों को ये रणनीति सही लगती है कि सारे माइनॉरिटी वोट लेंगे और इसके बाद हिंदू वोट तो बटेंगे बटेंगे। अगर आप देख लें ममता बनर्जी ने जो बंगाल में किया तो उसके अंदर भी बिल्कुल। और ये जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, प्रशांत किशोर और ये सारे लोग, लगता है जैसे बहुत कहाँ से बड़ी जबरदस्त रणनीति बना रहे हैं। अरे वो सीधी सादी रणनीति है कि हिंदू वोटों को बांटना है और माइनॉरिटी और मुसलमान वोटों को एकजुट करना है। यही रणनीति जो है हमेशा इनकी चलती रही है और इनको लगता है कि वही सफलता का एक आधार हो सकता है। तो ये बात, और इसीलिए इनके मन में भी आशंका बनी रहती है, बीजेपी के मन में भी, कि 10-12% ही सही माइनॉरिटी वोट, मुसलमानों के वोट इनको मिले। और उसके लिए बहुत ये लालायित रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग तरह की चीजें करते रहते हैं। ये पूरी तरह से उनको नाराज भी नहीं करना चाहते। लेकिन यथार्थ यह है कि अब जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर जो है मेजॉरिटी भी इस समय, अगर आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि मेजॉरिटी भी इस समय भारत में तो मेजॉरिटी ही थ्रेटन महसूस कर रही है। हर जगह देखा जाए एक तरीके से, तो अगर मेजॉरिटी
जो बहुसंख्यक समाज है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, बहुसंख्यक समाज जो है उसी के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं ना। बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो तो बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। कम से कम एक रहता है कि अगर बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उसके अंदर कम से कम बीजेपी सरकार जो है उनके विरोध में नहीं जाएगी। कम से कम बीजेपी सरकारें जो हैं वो बैटल ऑफ बद्र के मॉन्यूमेंट तो नहीं खड़ा करती हैं, जो शुद्ध रूप से थ्रेटन करने के लिए, जो एक तरीके से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको थ्रेटन करता है। इसीलिए इस समय भारत की जो का बहुसंख्यक समाज जो है वो थ्रेटेंड है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर वो परिस्थिति थोड़ी कम है, इसलिए वहां उतना थ्रेटन नहीं है। लेकिन वही अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वो जानता है कि क्या कहाँ थ्रेट्स है, तो वो एकजुट हो जाता है। पूरी उत्तर प्रदेश में अभी भी जो है कुछ जिलों में उस तरीके की थ्रेट उसको सामने नहीं नजर आती। गांव देहात में वैसी थ्रेट उसको नजर नहीं आती, इसलिए कम से कम वो वहां एकता नहीं होती है, वहां जाति में बट जाता है समाज। लेकिन जहां वो थ्रेट नजर आती है वहां एकजुट भी हो जाता है। और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, उसके अंदर वो थ्रेट सबको नजर आती है, वो जो है खतरे सबको नजर आएंगे, इसलिए सब लोग एक होंगे। इस बार भी होंगे, 2024 में भी एक होंगे, मुझे ऐसी मुझे पूरा इसका विश्वास है। लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए अपनी रणनीति बना के चलना पड़ेगा। और बिना रणनीति के आप कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते। पाले खिंच चुके हैं, रणनीति बनाइए, लड़ाई लड़िए और जम के लड़ना पड़ेगा। ऐसे वैसे काम नहीं चलने वाला कि हवा में लड़ने से नहीं काम होने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे भी इस परिस्थिति यह है कि सब के सब एकजुट हो गए हैं, चाहे वो आप वाले हो या कांग्रेसी हो। जब इस आक्रमण की बात आती है तो मिलजुल के ही वो आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ जो हिंदू वीर हैं या जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं सोशल मीडिया पे, वो शक्तियां जो हैं अभी भी अलग अलग उनके अंदर बिखराव है। मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड जो लड़ाई होती है, एक समन्वित जो प्रयास किया जाना चाहिए, वो समन्वित प्रयास होता हुआ नहीं देख रहा हूं मैं अभी। और उसके लिए जो हमारे पास एक टूल किट ऑपरेटर नहीं है कोई। जी हाँ, जरूरत है। जी। वैसे एक बात देखने में आई है कि जिसको मैं कहता हूँ कि कई बार होता है ना, ओवर रीच हो जाती है। एक ही स्ट्रैटेजी करते-करते आप ओवर रीच कर जाते हैं। और जैसा देखने में आया कि जो रिपोर्ट हुआ और ऑफ़िशियली रिपोर्ट हुआ या उनके जो लोग हैं बीजेपी के, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो सनातन धर्म के अपमान का प्रतिकार करें और जोरदार प्रतिकार करें और अ, नीचे गिर के नहीं अपितु तथ्यों के आधार पर करें। और तथ्यों के लिए तो आप जानते हैं सनातन विख्यात है। सनातन धर्म को जो भी समझता है तो तथ्यों के रूप में पूर्ण प्रतिकार कर ही सकता है। और तो और जो जिनको ये कोट करते हैं और खाली डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट कर दें इनके सामने तो इनकी ऐसी तैसी हो जाती है, आप जानते हैं। तो ये है, इस प्रकार का संकेत जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से सीधे आता हुआ हमने पहली बार देखा है। तो आपको क्या लगता है, ये शुभ संकेत है? एक तरीके से शुभ संकेत है, लेकिन देखिए उस शुभ संकेत का असर क्या हुआ। जहां एक बहुत ही डायनामिक, एक ऊर्जावान नेतृत्व है, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर एक अन्नामलाई उभरे हैं, वो व्यक्ति खड़ा होता है और जिस मजबूती के साथ वो प्रतिकार करता है, आप माने कि मैं दंग रह गया। माने कि इतना इलोक्वेंट और इतना एक, एक बड़ी निश्चित मानसिकता के साथ, जो पूरी समझदारी के साथ उस व्यक्ति ने रिस्पॉन्ड किया। अन्नामलाई का रिस्पांस जो था इस पूरे, और इसको उदयनिधि को जो उसने डिम्बिट भी कहा उन्होंने, वो बहुत महत्वपूर्ण रिस्पांस था। और बाद में जो उनका लंबा वाला रिस्पांस था, उन्होंने पूरी हिस्ट्री, सारा इतिहास द्रविड़ मूवमेंट का जो उन्होंने लेके रख दिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पांस था। दूसरी तरफ देखिए आप लोगों का रिस्पांस है, जो समझबूझ के आप रिस्पांस दे रहे हैं। उस दिन जो आपकी चर्चा हुई, जो पंडित जी हैं अपने संस्कृत के, क्या नाम है उनका, नित्यानंद जी। हाँ, नित्यानंद जी, उनसे जो चर्चा हुई, वो रिस्पांस देखिए, वो उत्तर देखिए कैसा उत्तर था। दूसरी तरफ मैं सुन रहा हूं साई दीपक को, वो कैसा रिस्पांस है। एक तरफ मैं सुन रहा हूं अपने दक्षिण भारत के ही जो अपने हिंदू, ये क्या हो जाता है मुझे कभी कभी, ये अपने रंग
आनंद रंगनाथन है, आनंद रंगनाथन का रिस्पांस देखिए, ये सारे रिस्पांस देखिए। और दूसरी तरफ देखिए एक रिस्पांस बिहार में रविशंकर प्रसाद रिस्पांस दे रहे थे। रविशंकर प्रसाद के रिस्पांस को देखिए, करें मैं प्रश्न पूछता हूं, सोनिया जी बताएं। तो उनका वो एक राजनीति चल रही थी ये दिखाने का कि देखिए सोनिया और राहुल गांधी ये लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनके साथी। उसके लिए आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, साफ कहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल है। वहां जब कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा इस तरह की उलझुल बातें कर रहा है वहां कर्नाटक में, तो फिर आपको खुल के बोलना है, आपको प्रश्न नहीं पूछना है। ये पुराने राजनीतिक ढर्रे पे चलते हुए और राजनीतिक सोच पे चलते हुए नहीं आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इसको। आपको त्वरित रिस्पॉन्स देना है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ और जोशो खरोश के साथ रिस्पॉन्स देना है। तो जहां देखिए जो लोग जुड़े नहीं हैं बीजेपी से उनके रिस्पॉन्स कैसे हैं, और जो जुड़े हैं बीजेपी से उनके रिस्पॉन्स कैसे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बीजेपी ने, अब जैसे देख लीजिए एक लीडरशिप है तमिलनाडु के अंदर, दूसरी तरफ हिमंता बिश्वा का रिस्पॉन्स देखिए, इतना एक ठोस रिस्पॉन्स है वो। तो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और योगी जी का रिस्पॉन्स है, योगी जी का भी रिस्पॉन्स है। तो ये सारे लोग जो है एकदम आत्मविश्वास के साथ खुल के बोले कि हम नहीं इसको सहन करेंगे। और लोग देखेंगे, सुनेंगे, लोग जानेंगे, पहचानेंगे कि सब क्या हो रहा है। और अगर उनको जानकारी नहीं है अगर दक्षिण भारतीय राजनीति की, तो उसकी जानकारी लेके उसके हिसाब से अपने रिस्पॉन्स करें। और तो और आप इस रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाएं ना, जो साई दीपक का है, बाकी सारे लोग जो बोल रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, उनको संबल दें, उनको दुनिया भर हर जगह सर्कुलेट कर दें। शेफाली वैद्य का रिस्पॉन्स देखिए, जिसको तो ये जितने लोग जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं उनके रिस्पॉन्स इतने ठोस, मजबूत, ताकतवर, प्रभावशाली रिस्पॉन्स आ रहे हैं। इनके रिस्पॉन्स जो है वही एक ही ढर्रे पे घिसा पिटा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये जो भी दो प्रकार के मैं देखता हूँ, एक भी बीजेपी में भी जो दो विभाग हैं, जैसे यदि आप सुधांशु त्रिवेदी इत्यादि का जो रिस्पांस देखेंगे आप पाएंगे कि बहुत ही ठोस है। एक इसमें जो वर्ग है जो सनातन धर्म का ज्ञान रखता है वो तो बहुत ठोस रिस्पांस दे रहा है। मुख्यमंत्री जैसे आपने 3 का नाम लिया, 2 का नाम, 2 मुख्यमंत्री भी हैं उसमें, हमारे योगी जी, हिमंत बिश्व शर्मा और अन्नामलाई स्वयं है। आप इन सब के रिस्पांस देखिए। और जो परंपरावादी जो बीजेपी वाले पुराने आरएसएस वाले हैं उनका रिस्पांस देखिए, वो बिल्कुल ढीला मिला डुलमुल है। जैसे अभी कोई रिस्पांस आया अजीब सा एक हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी का, तो ये कहीं ना कहीं एक इसमें भी जो है ना नए और पुराने का जो है वो भेद है। वो जो पुराने वाले लोग हैं वो अभी भी पता नहीं किसी और डर्रे में चल रहे हैं, लेकिन चूंकि इस बार संकेत मिल गया सीधे मोदी जी से, तो जिस प्रकार का ठोस रिस्पांस आपने सही कहा, जैसा अन्नामलाई ने दिया या जैसा योगी जी, तो खैर योगी जी और हिमंता जी तो विख्यात हैं इस तरह के रिस्पांस देने के लिए। तो ये आगे आप इसको कैसे कोएलेस होता देखते हैं? और इसमें जो है विशेष रूप से ये जो संघ का लुचर मुचर रिस्पांस आता है, लचर, इसके बारे में भी क्या विचार करें? वो तो संघ का आप तो पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात कर रहे थे। मैं भी कुछ समय पहले सुन रहा था ये जो वकील साहब हैं अपने विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, आलोक कुमार जी, आलोक कुमार जी, अब वो जब बोलना शुरू करते हैं तो 1 मिनट के अंदर जो है वो 2 लाइनें बोलते हैं। तो अगर नेतृत्व ऐसा है जिसको जहां आप अपनी बात को ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से जिस शैली में उसको किया जाना चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? तो वहां नए, और मुझे बीएचपी में मैंने कुछ देखा है, जब मैं क्लब हाउस में था तो उस समय कुछ बीएचपी के लोग भी, हम लोग जो भगवत गीता के ऊपर भगवत गीता लाइव का रूम जब चलाते थे, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेपाल में जो कार्यकर्ता थे, वो एक सन्यासी थे, ये सारे लोग उससे जुड़ते थे और बड़े बड़े अच्छे चिंतक, बड़े अच्छे विचारक और बहुत अच्छे अपने विचारों को बड़े सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करते थे वो लोग। ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, चुन चुन के लाना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या हो गई है और इसीलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी को ये समझना चाहिए कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, धरातल की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार अपने रिस्पांस तय करें। वो तय करें कि हमें किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करना है, उस दृष्टिकोण से उसको रखते हुए, एक रणनीतिक दृष्टिकोण रखते हुए अपनी बात कहें। वो नहीं करते, ये बड़ी समस्या है।
अब जैसे कि एक सबसे बड़ी बात जो वो कर सकते थे, संघ के लोग कर सकते थे, बीजेपी के लोग भी कर सकते थे कि आप सारे लोग हैं, आप सब लोगों के साथ कम से कम एक समन्वय बनाते, एक समन्वय समिति जैसी कुछ बना लेते, जिससे कि आपस में इंटरेक्ट करते हुए एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स आता सबका। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आपको सलाह देने वाला था संजय जी कि जब आपका जो होने वाला है इस बार जयपुर डायलॉग्स, उसमें बड़े विनम्र भाव से आप पूजनीय सर संघचालक जी को एक न्योता दे दीजिए कि आप कृपया आए और हमारे 2 दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, इनके कई विचार मंच हैं, उन विचार मंचों के कार्यक्रमों में ये जाते हैं और वहां बैठ के नोट लेते हैं, वो सुनते हैं सबके भाषण, वो सुनते हैं बड़ी तन्मयता से। मैंने देखा है इसको। तो सुने और इसके बाद उनके साथ एक समन्वय स्थापित करें, क्योंकि हर स्तर पर समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। अगर ये मान के आप चल रहे हैं कि आपका जो इस समय का जो नेतृत्व है, चाहे वीएचपी का है, वो संभाल लेगा परिस्थितियों को, तो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है उसको संभाल पाने की। इसीलिए सबके साथ समन्वय बनाते हुए आपको काम करना पड़ेगा। और इतने विचारवान लोग हैं, और विचारवान ही नहीं है, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है और इतने पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं कि अगर उनको आप खड़ा कर दे, इतने बड़े योद्धा भाव से चलने वाले लोग हैं, उनके साथ अगर आप जुड़ जाएं, उनके साथ उनको आपका भी संबल मिल जाए, सब मिलजुल के काम करने लगे, तो कोई भी षड्यंत्र जो है वो सनातन के विरोध में हो रहा है, उसको ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि उस प्रकार की मानसिकता लोग बनाएं। ये अब नहीं चलेगी धारणा कि हम जो करेंगे उसके पीछे सब आए, नहीं, कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ जाके खड़े हो जाए। ये हुआ करता था, ये परिपाटी थी, संघ की भी यही परिपाटी थी कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाए, उसको समर्थन दे दें। कोई इतिहासकार जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपना इतिहास लिख रहा है तो उसके साथ जाके खड़े हो जाए। कोई एकेडमिशियन है, उसके साथ जाके खड़े हो जाए। ये हुआ करता था। जैसे कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जब आगे बढ़े तो उनके साथ जाके खड़े हो गए, संघ के लोग, और जनसंघ की स्थापना हुई। तो ये हुआ करता था। तो आप सारे लोग हैं, इन सब लोगों के साथ अगर ये खड़े हो जाए तो कौन रोक पाएगा? इस समय जो विचार शक्ति की दृष्टि से हमारे आगे कौन टिकेगा? कौन सा ब्राह्मिक विचार खड़ा होगा हमारे सामने? जो एथीइस्ट बोलते हैं, जो विदेशी तौर तरीका है, विदेशी एथीइज्म का जो यहाँ प्रोपेगेशन करते हैं, वो भी कहां खड़े होंगे हमारे सामने? हमारे यहाँ तो नास्तिक आस्तिक सब हैं, हमने सबको स्वीकार किया हुआ है। तो हम तो हर स्तर पे इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हर स्तर पे हमारे अंदर सारी वो क्षमताएं हैं, बौद्धिक दृष्टि से, हर दृष्टि से। जो बार बार ये कहा जाता है कि अरे मार्क्सवादी अपने आप को दावा करते हैं कि हम लोग तो बड़े बुद्धिशाली हैं और बुद्धिमान हैं, और ये जो राइट विंग के लोग हैं, ये लोग तो इनके पास तो बुद्धि है नहीं। अरे राइट विंग वालों से अधिक बुद्धि तुम्हारे पास कहां से आ जाएगी? विशेष तौर से जो हिंदूवादी लोग हैं उनके सामने तुम कहां खड़े होगे किसी प्रकार के भी तर्क में? मार्क्स कहां खड़ा होगा? माओ कहां खड़ा होगा किसी तर्क में? कहीं खड़े हो सकते हैं ये लोग? और ये द्रविड़ डीएमके के लोग खड़े हो सकते हैं? विचारशील तर्क में कभी भी नहीं खड़े हो सकते। लफंगई और गुंडई में भले खड़े हो जाए, लेकिन विचारवान तर्क में ये कहां खड़े होने वाले हैं? हमारा एक सामान्य हिंदू भी, एक जो है गांव देहात का हिंदू भी इन लोगों को पढ़ा दे कि असली धर्म क्या है, सनातन का अर्थ क्या है, ये लोग कहां खड़े होने वाले हैं? ये है कि सबको समन्वित होकर अपना एक प्रयास करना पड़ेगा उसके अंदर, और वो अगर हो जाएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। नहीं, वो तो देखिए सनातन को जिस प्रकार से ये लोग लांछित करते हैं, और वो लांछित जो है वो ऐसी बातों पर करते हैं जिनका कोई ना सर है और ना कोई पैर है। और इसलिए मुझे कई बार बड़ा क्लेश होता है कि इस बात को भी लोग डिफेंड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कुतर्की होते हैं, तो कुतर्की के साथ में तर्क के अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल यानी होना कु चाहिए। कुत कुतर्की के साथ में अब जैसे वो विवेक जिनपिंग आता है ना, वो विवेक हाँ, श्रीवास्तव, हाँ, मेरे हाँ, साथ एक बार पड़ गया था विवेक तो। मैंने हाँ, छूटते ही सबसे उसको बोला कि ये विवेकहीन श्रीवास्तव क्या बोल रहा है? हाँ, तो जैसे ही मैंने उसको विवेकहीन श्रीवास्तव कहा, वो थोड़ा-सा हुँ, हचकचाया, और उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी आवाज़ ऊँची की, जितनी ऊँची आवाज़ में बोल रहा था उससे दोगुनी ऊँची आवाज़ में बोला। फिर उसको कुछ ऐसी उल्टी-सीधी 2-4 बातें बोली। तो बीच में फिर एंकर कूद पड़े आके, "अरे! अरे! नहीं, नहीं, नहीं ऐसे-ऐसे" तो फिर उसको भी उसको भी समझ में आ गया कि भई मामला नहीं चलेगा, तो वो भी थोड़ा हाँ, तमीज़ से आ गया। तो इन लोगों के साथ में इस तरह से करना भी आवश्यक है। जब आप डिबेट में जाते हैं,
कुतर्की के साथ तर्क कैसे करें, नहीं कर सकते ये हम। भी नहीं। एक कला है। हुँ, देखिए एक उसको बोलते हैं ना कि हाउ टू इंसल्ट अ कम्युनिस्ट। यस। मैंने इसके ऊपर एक छोटा-मोटा लिखा था कभी, हाँ, ढूँढूँगा मैं कहाँ है। तो आप किसी कम्युनिस्ट के साथ या आप तर्क करें तो तर्क नहीं करना, उसको इंसल्ट करना है आपको लगातार। वो आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, लोग उनसे तर्क करने में फँस जाते हैं। कोई कम्युनिस्ट सामने पड़े उससे सीधे पूछो, तुम्हें भई गंगाधर अधिकारी जो थीसिस है, उसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो? हाँ या ना बोलो। और जैसे ही वो कुछ बोले ऐसे-वैसे ना, बस आप ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाओ, हाँ बोलो, ना बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो। वो बोलेगा ही नहीं। वो गोल पोस्ट इधर शिफ्ट करेगा, उधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि देखिए इनके यहाँ मामला जो है ना बिल्कुल फिक्स होता है। और इन्होंने अगर लाइन से इधर-उधर ज़रा-सा भी हिल गए, तो ये जो है वो जब तक फ़ोन करेंगे, पता लगाएँगे, मैसेज करेंगे, तब तक डिबेट पूरी हो जाएगी। तो हमको ये भी थोड़ा सीखना चाहिए। फैक्ट्स पे बोलिए, और दूसरा अगर गोल पोस्ट शिफ्ट करे तो उसको कैसे आपको तरीके से, मतलब सभ्य भाषा में और व्यंग्य का उपयोग करते हुए, ये सब भी हमारे लोगों को थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए मतलब कि कुछ जो इनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जैसे कि शाहजाद पूनावाला है, संजू वर्मा है और कपिल मिश्रा हैं, ये सब हैं, इन सबों के अंदर वो क्षमता है कि वो जानते हैं कि इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। वो तुर्रा-बतुर्रा जवाब देने में बिल्कुल माहिर हैं और ये जानते हैं कि इन समूह के साथ अगर सभ्यतापूर्वक अगर आप पेश आते हैं, वो श्रीनेत करके वो जो जर्नलिस्ट एक्स जर्नलिस्ट है, उसके साथ अगर आप सभ्यता दिखाएँगे, वो तो तो फिर बहुत वो आनंद आता है ना, श्रीनेत जब भी आती हैं, तो मैं उनको हाँ, कमेंट मारता हूँ कि आ गई भाई 6% वाली मैडम। हाँ, वो हाँ, 6% वाली मैडम सुनते ही वो चिढ़ जाती हैं। पता है ना आपको हाँ, 6%, उनके 6% वोट आए थे। हाँ, हाँ, जब वो लड़ी थी महाराजगंज से, तो उनके हाँ, हाँ। 6% वोट आए। तो सबको उनको 6% मैडम से संबोधित करना चाहिए, फिर देखिए आप मज़े। नहीं, वो सब है कुछ लोगों के अंदर, लेकिन इनको और डेवलप करना पड़ेगा उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय के साथ काम करना पड़ेगा, आप सब लोगों के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे पास तो बहुत बढ़िया ताकत है, लेकिन उस ताकत का कोऑर्डिनेशन नहीं है। कुछ होता है कि सोशल मीडिया में, ट्विटर वगैरह पे मैं देखता हूँ कि आप लोग अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कहीं कोई एक कहने के लिए नहीं जाता है, जबकि दूसरी तरफ तो वो तो पूरा वो टूल किट गैंग ही काम करता है, वो जो मिलजुल के उसको कोऑर्डिनेट करता है। आप लोग अलग-अलग अपने अपनी कोठरी में रहते हुए भी किसी तरह से कोऑर्डिनेट करके जो आक्रमण आपके ऊपर होते हैं, उसका जवाब आप लोग दे देते हैं। और देखिए, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत उत्तर देना होता है। इसमें भी एक समस्या है। हमारे परम पूजनीय संचालक जी की भी समस्या है और जो अनुषांगिक संगठन जो है उनके नेतृत्व की भी समस्या है। तो जब त्वरित उत्तर देना है, यहाँ तो परिस्थितियां ऐसे निर्माण हो रही है कि हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ बदल रहा है, हर पल कोई ना कोई एक चुनौती आपके सामने आगे खड़ी हो जा रही है, तो उसमें तुरंत उसका जब उत्तर देना पड़ता है, उसमें वो आप लोग गनीमत है, ईश्वर की कृपा है कि आप सारे लोग यहाँ उपलब्ध हैं, आप लोग कम से कम आगे बढ़ के तुरंत उसका उत्तर देते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन जो भाजपा नेतृत्व है वो शायद प्रतीक्षा करता रहता है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी वहां से कहीं कोई क्लियरेंस मिले तो इसके बाद हम आगे बढ़े। जहां तक संघ का नेतृत्व है वो तो हमेशा बड़ा डिलेड रिस्पॉन्स रहता है। उसका तो कोई ये रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। तो नहीं नहीं, अजीब-अजीब बातें करता है। वो 10 दिन सोचने में लगाते हैं, 20 दिन जो है फिर 20 दिन बाद जो है रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये परिस्थिति है, जैसे कि हमारे जो वकील साहब है वीएचपी वाले, उनका मैंने यही देखा है रवैया। तो ये अपने आप को ये लोग थोड़ा सा तैयार करें, और खुद नहीं तैयार कर सकते हैं तो आप सब लोगों के साथ समन्वय बना के करें। और मेरी जो सलाह मैंने आपको दी संजय जी की, कोई किसी रास्ते से आप परम पूजनीय मोहन भागवत जी के यहाँ, माननीय मोहन भागवत जी के यहाँ ये संदेश अगर भिजवा सकें तो भिजवाएं कि आपके उस 2 दिन के कार्यक्रम में किसी तरह से समय निकाल के राजस्थान के प्रवास के दौरान जो है वहाँ उपस्थित हों और आप सब लोगों की बात सुने। और वहाँ इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे सुनाम धन्य अच्छे लोग, अच्छे विचारक वहां पहुंचने वाले हैं, तो बड़ा आनंद आएगा। किसी तरीके से ये संदेश भिजवाइए। जी, दर्शकों से ये भी आपको जानकारी दे दें कि हमारा दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को है। इसका जो आप देख रहे हैं, चौराहे पर भारत, भारत एट अ क्रॉस रोड्स, ये इसकी थीम है। हमारे लगभग 60 से अधिक हमारे जो स्पीकर्स हैं वो
तय हो चुके हैं, कुछ के आप यहाँ पर चेहरे देख रहे हैं और आप राजेश जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे। और इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, तो सहयोग के लिए आप लोग जो भी यहाँ उपस्थित होना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जाकर। हमारी वेबसाइट पे लिंक नीचे दिया हुआ है आपको वीडियो में ही। और हम इसके लिए एक क्राउड फंड प्रोग्राम भी चला रहे हैं, तो आपकी सहायता की भी आवश्यकता है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो जिससे कि ये सफल हो सके आयोजन, और जिसका क्राउड फंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब 2024 के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारे यहाँ एक वर्ग वो भी है जो बहुत अधिक असंतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने हिंदू हितों के जो कार्य थे वो नहीं किए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर देखें, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखें, तो उस घोषणा पत्र के अनुसार जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो उसने किया है। तो वहां हमें कोई किसी प्रकार की हमारे मन के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने अपनी बातों को पूरा नहीं किया है। तो वहां तो कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा यह है कि वो देख लें परिस्थितियां, कि अगर कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और वहां कांग्रेस की सत्ता आ गई, तो उसमें क्या परिस्थिति वहां निर्माण हो रही है, किस पर क्या व्यवहार है वहां के मुख्यमंत्री का, हिंदुओं की क्या स्थिति है वहां। वहां जो बैटल ऑफ बद्र के मॉन्यूमेंट खड़े किए जा रहे हैं, जो सिर्फ सीधे तौर पे जो है हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं। वो बैटल ऑफ बद्र बेसिकली वो पहली लड़ाई थी, एक छुटभैया लड़ाई ही थी एक तरीके से देखा जाए तो, जिसको इतना ज्यादा जिहादी तत्व तो जो है बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। 1000-2000 लोगों के बीच की लड़ाई थी वो, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पहली लड़ाई, 2-3 लड़ाइयां हारने के बाद पहली लड़ाई मोहम्मद जीते थे, और उस जीतने को ये लोग उसका मॉन्यूमेंट खड़ा कर रहे हैं, ये कह के कि काफिरों के खिलाफ पहली लड़ाई हमने वो जीती थी। तो वो बड़ा कत्लेआम कोई भी होता है तो वो बैटल ऑफ बद्र के दिन होता है। डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को, वो बैटल ऑफ बद्र के दिन हुआ था, गजवाए बद्र के दिन हुआ था। वो इसलिए किया गया था कि साहब कि हम जो है इनको काट डालेंगे, मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। गजवाए बद्र का अर्थ ये होता है। बिल्कुल। और ये जो है, ये सब देख लें कि क्या परिस्थितियां हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर गई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह हिंदुओं की स्थिति और बदतर हो गई है। तो ये सब दिमाग में कोई मुगालता नहीं रखें कि हिंदुओं के कार्य नहीं हुए। लेकिन एक बात जो है ये सरकार अभी भी कर सकती है, वो ये है कि ये भी अब खुल के खेले। देखिए संजय जी, ये जो हाथ बांध के पीछे अपना जो है युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। जब वो सामने वाले खुल के आ गए हैं, खुल के सनातन को ही चुनौती देने लगे हैं, आपके सनातन धर्म के ऊपर ही आक्रमण करने लगे हैं, तो फिर अब आपको क्या चिंता है? आप भी खुला खेल फरक्काबाजी अब होने दीजिए। आप भी खुल के, जो आप हिंदू जो हैं आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको मार दीजिए, काट दीजिए, उनके अधिकार छीन लीजिए। वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी उनके बराबर का ही हक दे दो, तो दे दीजिए उनको भी। चाहे जितने भी कानून बने हैं उनके अंदर जो है वो सारे अधिकार जो माइनॉरिटीज को मिले हुए हैं वो उनको दे दीजिए आप। और वो देने के बाद, और उसमें कहीं आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे हैं, आप बस हिंदुओं के साथ जो इतने दिनों तक अन्याय होता रहा है उसके साथ न्याय कर रहे हैं। तो जैसे कि ये आनंद रंगनाथन की जो किताब में जो सारे मुद्दे रखे गए हैं, उसको लेके आगे बढ़ा दीजिए 2-4 मुद्दों को बड़े आराम से, क्योंकि इस समय जो परिस्थिति है उसके अंदर हर चीज जायज है संजय जी। हिंदुओं को एक करने के लिए जो कुछ भी करना है वो करें। ये जो है इस समय मूल सिद्धांत तो होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल रणनीति होनी चाहिए कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे कि हिंदू एक हो। और हिंदू कहीं कोई आपसे ऐसी मांग नहीं कर रहा है जो गलत हो, जो अन्यायपूर्ण हो। हिंदू ये नहीं कह रहा है कि उसको हटा दो, उसको मार दो, उसको काट दो, नहीं कह रहा है। हिंदू कह रहा है कि भाई हमें भी बराबर का अधिकार दे दो, बस। तो कर दीजिए खुल के, कोई चिंता नहीं है। और देखिए फिर क्या होता है। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो सीएए को नोटिफाई करिए, और देखिए अगर संघर्ष करने के लिए कोई सड़क पर उतरता है तो उतरने दीजिए। संघर्ष से भागने से काम नहीं होने वाला है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जीवन संघर्ष का नाम है, शांति क्षणभंगुर है। ये बात जो है बीजेपी के लोग भी जान लें, संघ के लोग भी जान लें, और जो बाकी लोग हैं वो भी जान लें।
सारा हिंदू समाज इस बात को जान ले कि कभी इस दुनिया में शांति स्थापित नहीं रही। हमेशा हमेशा संघर्ष ही होते रहे हैं, शांति क्षणभंगुर है। तो जब ये मान के अगर आप चलने लगेंगे तो कहीं डरिए मत, चिंता मत करिए, चाहिए नोटिफाई करिए, बात करिए हिमंता बिश्व शर्मा से कि वहां की क्या परिस्थिति है असम की, और उसको नोटिफाई करिए। संघर्ष होता है, होने दीजिए, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू अगर संघर्ष से भागते रहेंगे हमेशा, तो हम उनके पीछे संघर्ष भागता रहेगा। जो एक उदाहरण है ना, स्वामी विवेकानंद का, जब वो बनारस गए थे, हमारे ख्याल से संकट मोचन मंदिर के आसपास बंदरों ने उनको दौड़ाया और भागे स्वामी जी, अपना जो उनकी लाठी वाठी छोड़ छाड़ के भागे। तो वहां एक सन्यासी, एक साधु बैठा हुआ, तो उसने कहा, कहां भाग रहे हो स्वामी? पीछे मुड़ के फेस द ब्रूट्स, इनका मुकाबला करो। तो स्वामी जी अचानक घूमे और देखा उन्होंने, और सारे बंदर जो उनको दौड़ा रहे, तो वो भागना शुरू हुए। तो इसीलिए फेस द ब्रूट वाला जो है एटीट्यूड लेके चलिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन से वो बहुत महत्वपूर्ण, तो इन सारी चीजों को फेस करिए। और ये आपने फेस किया, मोदी जी ने इसको फेस किया, उसके अच्छे परिणाम हुए। जब भी आपने इस तरह की परिस्थितियों को सामने फेस किया है और खुल के खेल खेला है, आप हारे नहीं है, आप हमेशा जीते हैं। इसीलिए अपने हाथ को पीछे बांध के खेल ना खेलें। अब तो चुनौती दे दी गई, अब सनातन धर्म के ऊपर ही आक्रमण हो गया, तो अब क्या चिंता है? खुल के खेलिए और हिंदुओं का भी भला करिए। वो सब कुछ जो कह रहे हैं आनंद रंगनाथन, वो जो 10 पॉइंट के हम तो साहब 9वें दर्जे के हैं, वो सब कर दीजिए। मंदिरों को कर दीजिए फ्री, सारे हिंदू इंस्टीट्यूशंस को फ्री कर दीजिए। कहिए कि कुछ नहीं, और बंद कर दीजिए वक्फ बोर्ड वगैरह, ये सब माइनॉरिटी कमीशन वगैरह बंद कर दीजिए। इसको माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री को जो है लिख के जो है बंद ताला लगवा दीजिए उसके ऊपर। करिए खुल के, देखिए। अब आप जब आप चलिए, आप अपना तुष्टिकरण करेंगे ना माइनॉरिटी का, हम तो बहुसंख्यक लोगों का ही तुष्टिकरण करेंगे। आइए खेल खेलिए। तो खुला खेल खेलने की आवश्यकता है और आत्मविश्वास के साथ खेलने की आवश्यकता है। ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश जो है आगे खड़ा हो जाएगा। एक आपको बस आवाज देने की आवश्यकता है, चिंता की बात नहीं है। अब खुल के खेलें। बिल्कुल। चलिए, इसी पॉइंट पे अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे एनुअल समिट में आपको योगदान देना है आर्थिक रूप से, क्राउड फंडिंग के रूप में। प्रश्न। निशिकांत रेड्डी, सर, is BJP investing enough to create Hindu ecosystem? How BJP should channelize the awareness and approach in young Hindus today at the ground level and every level? मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर इट्स डूइंग इट, इट रियली इज वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ हिंदू इकोसिस्टम। अगर इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उसमें समन्वय की आवश्यकता है, और अगर वो समन्वय स्थापित कर लें तो हिंदू इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। जिस प्रकार का एक इस्लामिस्ट इकोसिस्टम है, वैसा इकोसिस्टम हमारा नहीं है। जिस तरह का जो क्रिश्चियन इकोसिस्टम है, ऐसा सिस्टम हमारा नहीं है। और वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, समन्वित तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई समन्वय नहीं है। जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे हिंदू संगठन है, उनके बीच भी एक जिस तरीके का समन्वय होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उसमें बीजेपी को प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास करेगा तो ग्राउंड लेवल पे जो यंग हिंदूज हैं उनको एक दिशा मिलेगी और वो उससे जुड़ेंगे। आप सही कह रहे हैं, उसमें इसकी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी, नेक्स्ट। जेबीजेपी, शब्दों से रक्षा होती तो शब्दवार हिंदू समाज ने 1192, 1526 में भी किया होता। हिंदू सोच स्टक इन 11.91। शब्दों से नहीं दंड दे भारत सरकार डीएम को, शब्द इज इक्वल टू 0। आप गलत कह रहे हैं, शब्दों का भी बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट। JR, sir, it's great to see people like you and Annamalai raising voice for Sanatan. What according to you can be done to increase Sanatani mindset in civil services department? ये सब धीरे धीरे होता है जी, एकदम से नहीं लेकिन होता। उसमें यह है कि ये सारी आवाजें जो उठ रही हैं, तो आप लोग भी अपनी आवाजें जोड़िए उनके साथ। यहाँ भी आप लोग जुड़ रहे हैं, बाकी आप लोग भी अपना एक स्वयं का इकोसिस्टम बनाइए, जिसमें कि जहां भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं उनको एम्पलीफाई करिए और अपनी आवाज भी उड़िए। सोशल मीडिया, हर जगह जो आप लोग छा जाइए। देखिए, बाकी सारे लोग जो है पैसा लगा के लोगों को काम पे लगाते हैं, लेकिन हिंदुओं को आवश्यकता यह है कि सब भूल भाल के वो स्वयं लग जाएं। 2-3 घंटा सब लोग अपना सोशल मीडिया पर बिताएं और इस संघर्ष में भागीदार बने।
बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, एबीजे राजेश जी के एनर्जेटिक एंड लाउड वॉइस के कारण वॉल्यूम कम करना पड़ता है मगर संजय जी के धीमी और मेलोडियस वॉइस के कारण वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। आप ही बताइए क्या करूं? ये तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर की मेरी सामान्य आवाज है, क्या करूं, मैं भी क्या करूं बताइए। SRS Maharashtra Pawar has started caste conflicts. Two jatis want reservation. What will happen in election? Will government overrule SC judgment for Maratha vote? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी देव फडणवीस और एक नाथ शिंदे ये लोग हैं, इन लोगों के पास क्षमता है कि इसको, पहले भी ये सारी चीजें की गई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार के समय भी ये सारी चीजें की गई थी, लेकिन उन्होंने उसको अच्छे तरीके से उसको संभाला था। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर वो क्षमता है कि वो संभालेंगे इसको, और ये खेल लेकिन चलते रहेंगे इन लोगों के। ऐसा नहीं है कि खेल रुकने वाला, जैसा मैंने कहा आपसे कि संघर्ष रुकने वाला नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरारतें यहाँ वहां होती रहेंगी। उसमें यह है कि ये लोग सतर्क और सजग रहे हमेशा। अब एक एक फ्रंट पे मैं देख रहा हूँ सजगता बहुत आई है, कम से कम ये जो महंगाई रोकने के लिए इन लोगों ने जो एक्सपोर्ट वगैरह पे रोका है, तो ये लोग समझ बूझ के चल रहे हैं कि सारे खेल होंगे तो उसका कैसे, उससे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो यहाँ भी ये संभालेंगे मुझे लगता है, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। पवार ने पहले भी ये प्रयास किए हैं और सफल नहीं हुए। उस समय तो खैर एक नाथ शिंदे नहीं थे साथ में, उस समय देवेंद्र फडणवीस एक तरीके से अकेले ही थे। नेक्स्ट, उनका सच में लक्ष्य सनातन नष्ट करना है, स्वीकार करो। मना कब किया यार? नेक्स्ट, हिटलर वर्सेस जूस एंड डीएमके वर्सेस हिंदूज, बोथ स्टेट वर्सेस अधर्म। भाई आप प्रश्न पूछा कीजिए, आप अपना स्टेटमेंट्स मत दिया कीजिए कृपया। नेक्स्ट, बकुल पटेल धन्यवाद। सुधीर मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। निमिष दुबे सर, प्लीज इनवाइट पूज्य संघ चालक मोहन भागवत जी एंड वीएचपी लीडर सो दैट दे सपोर्ट द यंग पीपल वाइब्रेंट एंड काउंटरिंग इट। हाँ यही तो कह रहे थे राजेश जी, ये हो जाए तो आनंद आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट मनीष सर, एक काम जो सरकार ने डंके की चोट पर हिंदुओं के लिए कौन सा है? एक कॉमा पाठ्यक्रम में नहीं बदला है। बहुत बदला है भाई, बहुत बदला है, धीरे धीरे बदला है। हमने इसके ऊपर कई प्रोग्राम किए, आपने देखा होगा तो। हाँ, आमूल चूल नहीं बदला है, लेकिन काफी कुछ बदला है। और डंके की चोट पे तो धारा 370 हट गई है। वो जितना बड़ा काम वो हुआ है, आप उसको भूलिएगा मत। उससे और बड़े उसका बड़े मान मर्दन उसका किया है जो वैश्विक महत्व है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो सनातन धर्म को इससे पुष्टि मिली है, इसका वैश्विक महत्व है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं कि एक कॉमा पाठ के G20 से ऐसे कार्यों में, ये तो फालतू की बात है। ये तो सारे कार्य होंगे भाई, अरे अगर हर बात के लिए विश्व के परिणाम पटल पर ऐसा रहना नहीं है तो G20 भी होगा, और G100 होना होगा तो G100 भी होगा। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि इसी के साथ प्रश्न पूर्ण होते हैं, तो हम कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।